डांट पड़ी क्या? ऐसे सिंसियर हो? कब से? ऐसी चीजें मत किया करो, अभी मेरी क्या जीने की इच्छा है? हैं? तुम नहीं चाहते मैं जीऊं? आया ना? ऐसे झटके मत दिया करो। ऐसे क्या आत्मा फिर मेरी गवाही नहीं दे? किसी दिन हार्ट अटैक आ गया तो? ऐसा व्यवहार देखकर तुम और अच्छे तभी लगते हो जब शरारत करो। हम्म? शांत स्वभाव के बच्चे अच्छे थोड़े लगते हैं। क्यों चारुल? है ना? आज मुस्कान गायब है, क्या कारण है? बीमार है क्या? स्टूडेंट ऑफ द मंथ? जिस स्कूल से 12वीं पास की, स्कूल का नाम याद नहीं? स्कूल तो है क्या वो? अच्छा, स्कूल ही बंद हो गई? तो स्कूल से तो 12th की मार्कशीट वैसे भी नहीं मिलेगी। हाँ। मतलब सीबीएसई से किया है क्या? है? तो यूपी बोर्ड का एक कार्यालय होता है, जैसे हमारा है ना आरबीएसई का अजमेर में, ऐसे उस बोर्ड के कार्यालय में जाओ, वहां एप्लीकेशन दो। कहाँ गई? आज तक लाई नहीं 12th की मार्कशीट? ऐसा कॉलेज में एडमिशन कैसे हुआ? तो अब क्यों चाहिए फिर? तो लास्ट डेट कब है? उत्तर प्रदेश बोर्ड तेरे को 17 से पहले दे दे ऐसा? वो एप्लीकेशन ना ले तेरी 17 से पहले? अच्छा, आज तक लाई नहीं क्या? लाई नहीं तब तो स्कूल में मिलेगी। अब वो स्कूल गायब हो गई क्या? ये कौन सी स्कूलें करते हो तुम? सेंटर मतलब? अच्छा, फिर नकली की है? अच्छा, ये किसने पकड़ाया था ये? और पापा ने किससे लिया? तो प्रिंसिपल कहाँ है? स्कूल कहाँ है वो? जिस एडमिशन कराया वो सेंटर कहाँ है? हाँ तो वहीं जाओ, वही देगा। ठीक है, अगर तूने ली नहीं है तो तब तो उनके पास मिलेगी। कब की थी? 3 साल पहले? ऐसा? और वरना सीधा इलाज अब बोर्ड में जाओ। ठीक है, वहां एप्लीकेशन दो, वो दे देंगे ढूंढ के। ठीक है? 17 से पहले तो नहीं देंगे। हम्म? इसलिए सुस्त है क्या? तो स्कूल तो वैलिड थी क्या? अब कॉलेज कहाँ से की है? तो ये टिकती है क्या ये अस्तित्व में? सरकारी है क्या? तो उसमें तीनों साल पूरे हो गए? चलो, कोई डाउट है तो बोलो, कुछ पूछना है पूछो। अच्छा, दोस्तों से दूर दूर बैठो, कुछ इधर बैठ जाओ, कुछ इधर बैठ जाओ, बस 15 मिनट की बात है। ठीक है? नोटबुक निकालो। विजय आ गया जा बेटा, तू आ गया जा। वो तो गया, वो तो गलत गया। तू आ गया जा। हाँ, इसके आगे जगह है ना? ऐसे कैसे हो रहा है कंकाल की तरह? है? सिर्फ पीने पे ध्यान मत दे, खाने पर भी ध्यान दे। तो पीने के बाद अच्छा खाता है वो बहुत मजबूत होता है। पता तेरे को?
सिर्फ पानी पीता है? तुम क्या कुछ और सोच रहे थे क्या? और की तो बात ही नहीं की मैंने। चलो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कहाँ लिखना है वो देखो। वो पैरामीटर वाला पेज मिला या नहीं मिला? उसके आगे निकालो, पैरामीटर के आगे वाले पे। हाँ, यहाँ मिला पहला। टोटल कितने क्वेश्चन है? 6 हैं पूरे? पक्का? किसी की नोटबुक में कम है? सबके हैं? समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वेरी गुड। ठीक है, अब जिसका जो आंसर सही होगा, ठीक है, उसको इनाम मिलेगा। समझ आया? इनाम में खाने का सामान बहुत है तुम्हारे जैसों के लिए, भूखे लोगों को वही चाहिए। चलो, व्हाट वर इम्पैक्ट्स ऑफ टू नेशन थ्योरी इन इंडिया? कहाँ लिखना है, समझ में आया नहीं क्या? पहला से, हाँ नोटबुक निकाल तू। अरे देवी, जब कुछ किया ही नहीं तो शुरुआत से निकाल। ये पहला सेशन है क्या? हाँ, तो इस सेशन के देख आगे, पहला कहाँ हुआ? हाँ, यहाँ से लिख, इसके आगे, बस वहां पे। एक जना नोटबुक दे दो, मैं दिखा दूं। नहीं मिला? सबको समझ में आया क्या कहाँ लिखना है? ऐसे नोटबुक फ्रंट पेज से खोली जाती है, ठीक है, ऐसे खोलते हैं। इसको ऐसे खोलने के बाद जैसे मान लो आपने पहला सेशन पूरा किया, इसके आगे लिखा करो रे, सेशन 1 2 ऐसे। ठीक है, जैसे मान लो भाई साहब का एक सेशन ही पूरा हुआ है, जिसका एक नहीं है वो वहीं से, जिसके 5 हो गए वो 5 के बाद, ये सेशन 2 है। ठीक है, तो आज आज का लिखो नाम इस पे, अभ्यास 2। आगे जून महीना। ठीक है, अब देखो, इसमें 6 क्वेश्चन लिखने के लिए जगह है या नहीं है? मिली ना? अब उसके आगे एक मेंटर्स फीडबैक का पेज है, ठीक है, मिला? इसको छोड़ दो, इसके आगे देखो, यहां से पहले 1 नंबर पॉइंट लिखा है, तो यहाँ क्वेश्चन लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके आगे मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ कि इसमें क्या पता करना है। फिर ये बनाने हैं तुमको कीवर्ड्स, की पॉइंट्स, फ्रेमिंग। ये आंसर पॉइंट लिखा है ना, इनको छोड़ देना बॉक्सों को, तो तुम बाद में बनाते रहना। तुम मुझे पहले आंसर पॉइंट में लिख के बताओगे कि मैंने जो पूछा है वो तुम्हें क्या समझ में आया, वैसे लिखना है। ऐसे नहीं कि मेरे मन में है, मन को उतारो जमीन पे। समझ में आया? इसी को सही मानूंगा मैं। ठीक है, पहले पढ़ा यहां तक? आया ना? चलो वेरी गुड। विशाल नीचे से बोल उनको कि वो जो चेक करने वाले भेज रहे थे ना, उनको भेजो, मैडम को बोल क्या, और कहते हमारा इनाम भी भेजो, हम सब इंटेलिजेंट है। तो पहला क्वेश्चन लिखो, व्हाट वर इम्पैक्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी इन इंडिया? एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सबने पढ़ा है? सबने? हाँ वेरी गुड। व्हाट वर इम्पैक्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी इन इंडिया? भारत पर दो राष्ट्र सिद्धांत का क्या प्रभाव था? व्हाट वर इम्पैक्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी ऑन इंडिया? भारत पर दो राष्ट्र सिद्धांत का क्या प्रभाव था? ठीक है, ब्रैकेट में लिखो, इंट्रोडक्शन कम फैक्चुअल, इंट्रोडक्शन कम फैक्चुअल, परिचय और तथ्यात्मक वर्णन। परिचय और तथ्यात्मक वर्णन। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन आया समझ में? उसका आंसर नहीं बताना है, ठीक है, आंसर तो तुम बाद में करोगे। पहले पढ़ा, पहले सिर्फ मुझे इस क्वेश्चन में यह बताना है कि जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है,
और उसमें तथ्यात्मक चीजें हैं वो क्या क्या शामिल की जानी चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, पहले पढ़ा कि इसका अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे होगा वो बताना है, और कौन सी तथ्यात्मक चीजें शामिल करनी है वो बतानी है। ठीक है, कहाँ बतानी है? नीचे आंसर पॉइंट लिखा है ना, यहाँ लिखो अपने मन से। ये दो आदमी आए, चेक करेंगे। ठीक है, जो जीतेगा वो सिकंदर, और जो हारा वो चॉकलेटी बॉय। आधे तो तुम यहीं फेल हो गए, सीधा लिखना शुरू कर दिया ना। मैंने कहा था सीट दिए, आया ना, उसमें पहुंचो, इंट्रोडक्शन कहाँ लिखा है। अपने आप को आइंस्टीन कैसे समझ बैठे, खत्म खानदान से और फिर ऐसी बातें कर रहे हो। मिला? उसको पढ़ो, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है वो पढ़कर आंसर लिखो इसका। हम्म, खत्म खानदान मतलब बुढ़ानिया इस खानदान, सुना? इससे खत्म, घर पे मत चले जाना, कहीं तुम देश में आ जाओ। 2 मिनट का टाइम है, फटाफट लिखो। इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए, सिर्फ इंट्रोडक्शन बताना है। क्वेश्चन को 2 नंबर का समझ के मत लिखना, कहीं भावुक हो जाओ। इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसा होगा आपके हिसाब से वो बताना है बस आपको, और इंट्रोडक्शन के साथ तथ्यात्मक चीजें होनी चाहिए। हो गया? सबका हो गया क्या? किसका नहीं हुआ? फटाफट करो, फिर क्या फायदा हुआ, 2 मिनट का टाइम दिया था तुमको। अब जिनका हो गया उनमें अपना आंसर कौन चेक कराना चाहता है? चॉइस है, खड़े हो जाओ जिनका हो गया तो चेक कराना चाहते हैं, करो भाई इनका। और क्वेश्चनों में नंबर आ जाएगा, कोई बात नहीं, जिनका बस इतने खड़े हो गए इतने चेक करा दो। लिख लिया सबने? हाँ या ना? ठीक, आप कोई मत खड़े होना, जो खड़े हो गए बस खड़े रहो, अगले क्वेश्चन में नंबर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर इम्पैक्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी इन इंडिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि दो राष्ट्र सिद्धांत का भारत पर प्रभाव क्या है। आंसर नहीं बताना था अपने को ये बताना है सिर्फ कि इस सवाल का अच्छा इंट्रोडक्शन क्या होगा, ये बताना है। आया ना? तो जितना 2 नंबर के लिए पेज जगह रखी हुई ना, मतलब 4-5 लाइन, उसमें इंट्रोडक्शन बताना है,
तो इंट्रोडक्शन में पहला गुण अपन ने क्या बताया था कि कोई भी क्वेश्चन की हम बैकग्राउंड बता सकते हैं, थोड़ा बहुत पृष्ठभूमि बता सकते हैं या समरी के फॉर्म में बता सकते हैं, ठीक है, या कोई फैक्चुअल चीजें बता सकते हैं। तो दो राष्ट्र सिद्धांत का यहाँ इंट्रोडक्शन अगर अपन देंगे तो लिखेंगे कि भारत पाकिस्तान के विभाजन को दो राष्ट्र सिद्धांत के रूप में माना गया है, ठीक है, जिसके तहत धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, ठीक है, एक हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान बना, दूसरा राष्ट्र मुस्लिम पाकिस्तान बना। क्लियर कट है? ठीक है, अब जो खड़े हैं इनके चेक कर लो भाई किसके अच्छे हैं। जो बैठे उनको समझ में आया? आया ना? अब करना क्या है वो समझो कि पहले सीट के पीछे क्वेश्चन लिखे है ना, इसके पीछे ऐसे ऐसे लिखे मिले ना, वहां इसका आंसर लिखना है तुमको बाद में, मतलब अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, ठीक है। पहले पढ़ गया, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन मत समझो, जितनी लाइनें दी है उस लाइनों में सिर्फ इंट्रोडक्शन अच्छा लिखना है। सिर्फ इंट्रोडक्शन देखकर ही हम चेक करेंगे। दो ही चीजें होनी चाहिए, आंकड़े प्लस क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, ठीक है। नहीं समझ में आया? अरे हाँ या ना? आया समझ में? हाँ, वेरी गुड। चेक कर रहे हो, चेक करके बताना भी अच्छा किसका है। आपने चेक की उसमें किसका अच्छा है? हम्म। हम्म। ठीक है, डेमो क्वेश्चन था ये, कि इसका कोई विजेता नहीं। समझ आया? क्यों था? क्योंकि एक बार बस समझना है कि करना क्या है। पहले पढ़ गया, अब अगर 10 क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, तो 10 विजेता, तुम्हारी चॉइस है, नंबर सबका आ जाएगा, एक क्वेश्चन में एक जने खड़े हो जाया करो। बैठो, करना क्या है वो समझ में आया? कि मॉडल आंसर में पहले ये बताओ इनको, चेक करने वाले को, कि भाई मुझे क्वेश्चन समझ में आया, कि मुझे इसमें ये लिखना है, ठीक है। और फिर चले जाओ पीछे पेज पे। अब 2 नंबर क्वेश्चन करोगे ना, तो इसी सीट के नीचे देखो 2 नंबर लिखा हुआ है। तो 2 नंबर क्वेश्चन पे पहले तो मुझे बताओ जो मैंने पूछा है कि वो क्या बताना है, ठीक है, और फिर वहां जाकर आंसर लिखो। अब ये आंसर चेक करेंगे इस बात से। पहले पढ़ गया, चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। हाउ पार्टीशन ऑफ इंडिया impacted secularism of India? How partition of India impacted secularism of India? भारत के विभाजन ने भारत की धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार से प्रभावित किया? भारत के विभाजन ने भारत की धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार से प्रभावित किया? हाउ पार्टीशन ऑफ इंडिया impacted secularism of India?
इसके ब्रैकेट में लिखो कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। अब इसमें तुम्हें यह लिखना है कि इसमें क्या आंसर किस दिशा में बताना है, डायरेक्शन। कॉन्टेक्स्ट का अर्थ रिलीवेंस हो गया ना, आया ना। तो ये जो नीचे बॉक्स जगह जगह पड़ी है ना, जो भी आंसर के दूसरे आंसर की, इसमें इसमें ये लिखो कि इसमें बताना क्या है। डेफिनेशन नहीं लिखनी, कंटेंट नहीं लिखना, आपको क्या समझ में आया कि इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये लिखना है। उसके बाद जाओ 2 नंबर क्वेश्चन पे आगे सीट में, और वहां जाके आंसर लिखो। 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है। कोई चीज नहीं समझ में आई पूछ लो, शर्माना नहीं। कॉन्टेक्स्ट सीट में देखो क्या होता है, लिखा है ना कॉन्टेक्स्ट क्या है। किसी भी चीज के संदर्भ का तात्पर्य लिखा है ना, सवाल के दृष्टिकोण में उत्तर, यानी जो पूछा गया है उसे ही स्पष्ट करना है, ठीक है। कैसे होगा कि उत्तर की रूपरेखा बने, गैर उपयोगी जानकारी नहीं दी जाए, ठीक है, यही है। तो इस सवाल में क्या पूछा है पहले तो वो लिखो। कहां पे लिखना है, जैसे ये सीट मिली यहाँ पे आंसर पॉइंट में, ठीक है। तो ये बताओ इस सवाल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, और उसके बाद आगे सीट पे जाओ, 2 नंबर का आंसर लिखो पूरा। पहले कॉन्टेक्स्ट लिखो, लिखते ही मुझे बताओ कि लिखा है कि नहीं। कॉन्टेक्स्ट लिख लिया, आया ना। अरे बेशर्मो, सबने लिख लिया, ठीक है। अब चेक कौन कराएगा कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को पहले वो खड़े हो जाओ। ये डेमो नहीं है, कंपटीशन है, डेमो गया। एक ही आदमी खड़ा हो तो एक ही जीतेगा, स्वाभाविक सी बात है। जो इस सवाल का कॉन्टेक्स्ट चेक कराना चाहे वो खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ सारे फटाफट। हाँ ठीक है, इतने बहुत अब, ठीक है। सुनो, कॉन्टेक्स्ट का अर्थ है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया इंपैक्टेड सेकुलरिज्म ऑफ इंडिया, कि किस प्रकार से भारत के विभाजन ने भारत की धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित किया। तो ना तो भारत के विभाजन के बारे में बताना है, क्लियर है, ना धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताना है। क्या बताना है, धर्मनिरपेक्षता पर विभाजन का प्रभाव क्या पड़ा, ये बताना है ना। इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन सेकुलरिज्म, सिंगल लाइन, ठीक है। तो जो चेक कर रहे हो इनका यही चेक करो भाई बस, कि एक लाइन सबकी मैच खा रही है कि नहीं। इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन सेकुलरिज्म। इनमें से तीनों में से सही किसका है, सिर्फ एक का, इन दोनों का गलत है। हरीश खड़ा रहे, बाकी बैठो। तुम्हारा गलत कैसे हुआ, क्या लिखा तुमने। ऐसा,
नहीं, ये इसका भी सही है, कंटेक्स्ट का वो तो कोई बात नहीं। ठीक है, एक्सप्लेन आंसर में करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये देखो कि इनको सवाल समझ में आया कि नहीं आया, तब सीखेंगे। ठीक है, खड़ा हो जा तू भी। तूने क्या लिखा अमित? सही है इनका सबका? चेक हो गया क्या तेरा? हाँ, क्या लिखा है? हाँ ठीक है, वेरी गुड। नेत्रपाल क्या लिखा है? हैं? तेज बोल, फिर से बोल। कॉन्टेक्स्ट लिखना है कि आंसर लिखना है? ठीक है, अब जो खड़े हो, है ना, तुम ही इस पहले कंपटीशन के भाग हो, आंसर सबको लिखना है। अब इसका आंसर लिखो 2 नंबर पॉइंट पे जाके सारे। हाउ पार्टीशन ऑफ इंडिया इम्पेक्टेड सेकुलरिज्म ऑफ इंडिया। ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से आंसर लिखना, कि 2 नंबर के आंसर में क्या लिखना है, वैसा का वैसा लिखो। हाउ पार्टीशन ऑफ इंडिया इम्पेक्टेड सेकुलरिज्म ऑफ इंडिया। 5 मिनट का समय है, फटाफट लिखो, सारे लिखो। इनका यहाँ चेक होगा, बाकी की नोटबुक ली जाएगी, कहीं तुम ऐसे सोचो हमारा चेक नहीं होगा। लिख दिया? जिसका हो गया वो चेक करा लो, उन 5 में से जो खड़े थे। क्या लिखा उसने? सही है।
जाना बिहार है वो चला गया तमिलनाडु। पार्टीशन ऑफ इंडिया का इम्पैक्ट सेकुलरिज्म पे पॉजिटिव कैसे हो सकता है? सारा पॉजिटिव लिखा उस एक ही लाइन नहीं लिखी, आप पढ़ो। वो तो यहाँ तक लिख रहा 12% मुस्लिम अस्तित्व में रहे। चेक हो गया तेरा? तेरा हो गया क्या रे हीरो? थोड़ा झुकने की आदत डाल। जगह क्यों नहीं थी? जगह तब होती जब छोड़ते। क्या चेक करेंगे? और ये कहाँ लिख रहा है स्ट्रेटेजी में? देखो क्वेश्चन रह गया क्या? ठीक है, लगभग कुछ ने सही लिखे हैं, कुछ का आधा अधूरा है, कुछ का पूरा है। ये जो चेक कर रहे हैं ये भावुक आदमी है दोनों ही। ठीक है, ये इस आधार पे चेक कर रहे हैं कि तुमने कुछ लिखा 5 घंटे पहले पढ़े हो, तो यहाँ कुछ लिखने के नंबर नहीं। ठीक है, अब आज सब कुछ एग्जैक्ट लिखा तो ही नंबर है, वरना नंबर नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारे पुराने इतिहास को देखकर नंबर दे रहे हैं कि कुछ नहीं लिखते थे, कुछ लिखा वही अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हाउ पार्टीशन ऑफ इंडिया इंपैक्टेड सेकुलरिज्म ऑफ इंडिया। एक तो तुम लिख रहे हो भारत आजादी से पहले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, तुम ही थे संविधान निर्माता। ये कैसे संभव हुआ? ठीक है, फिर इंपैक्ट का अर्थ है प्रभाव। प्रभाव तत्कालीन होते हैं कि दीर्घकालीन? दीर्घकालीन। नेत्रपाल का आंसर अच्छा है, विशाल का ठीक लेवल का, उसके बाद नंबर 2 इधर ये बच्ची दिखा के गई, ठीक है। एक और था विचार, बाकी सब खत्म है। ठीक है, तो एक ने लिखा बिल्कुल अलग दिशा में। इंपैक्ट पूछा है, प्रभाव पूछा है। प्रभाव होता है दीर्घकालीन, परिणाम होता है तत्कालीन। अगर अगला क्वेश्चन ही आ जाए सेम, आज आज माफ, गलतियां माफ नहीं है, याद रखना, क्योंकि पहले मेहनत की हो, सीट पढ़े हो। तो अगर ये अगला क्वेश्चन आ जाए कि भारत पाकिस्तान विभाजन का धर्मनिरपेक्षता पर क्या परिणाम रहा, तब तुम कह दोगे सेम, है ना। तो प्रभाव होता है दीर्घकालीन। ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है कि नेगेटिव इंपैक्ट रहा है? मिला जुला कर भारत के दंगों का प्रभाव पॉजिटिव रहा है विभाजन का, या नहीं रहा? अरे भारत के विभाजन का प्रभाव पॉजिटिव रहा है कि नहीं रहा? हाँ, धर्मनिरपेक्षता हमने क्यों अपनाई? इस विभाजन के बाद अपनाई, महात्मा गांधी को खोने के बाद अपनाई, हाँ या ना? वरना देश तो हम कौन सा बनाना चाहते थे? धार्मिक। क्लियर कट है। पर इस विभाजन ने हमें धर्मनिरपेक्षता को जन्म दिया, ये पॉजिटिव इंपैक्ट है। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? सूडो सेकुलरिज्म, आज भी दिखावे का धर्मनिरपेक्षता है या वास्तविक है? दिखावे की है। दंगे आज भी होते हैं इस देश में, धर्म के नाम पर एकजुटता नहीं है। तो दीर्घकालीन प्रभाव लिखने थे। ये बात समझ में कि देश में धार्मिक हिंसा बनी हुई है, देश में धर्म के रूप पर राजनीति आज भी चल रही है, और धर्मनिरपेक्षता अपनाने का कारण जरूर भारत का विभाजन था।
या नहीं था? क्लियर है? तो ये इम्पैक्ट है, इस तरीके से लिखना है। आई बात समझ में? चेक सबका होगा, जिसने लिख दिया ठीक है। कॉन्टेक्स्ट सिंपल है, ना धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताना है, ना पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। पार्टीशन ऑफ इंडिया की वजह से धर्मनिरपेक्षता ने कौन सा रूप लिया, क्या प्रभाव पड़ा उस पर, वो बताना है। और प्रभाव कौन सा बताना है? दीर्घकालीन, क्योंकि प्रभाव हमेशा दीर्घकालीन होता है। आई बात समझ में? मैंने कान पे जड़ दी, गाल लाल हुआ, ये परिणाम है। ये क्या है? परिणाम। एक को देखकर कल से सब पढ़ने लगे, ये इस घटना का क्या है? प्रभाव है। तो प्रभाव आएगा देरी से, दीर्घकालीन समय से। आई बात समझ में? आया ना? चलो तीसरा क्वेश्चन लिखो। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल स्टेट्स इज थ्रेट ऑन नेशनल सिक्योरिटी। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल स्टेट इज थ्रेट ऑन नेशनल सिक्योरिटी। कमेंट। Formation of multiple states is threat on national security. Comment. अनेक राज्यों के निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है। टिप्पणी करें। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है, टिप्पणी करें। आंसर का कॉन्टेक्स्ट बताना है पहले, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट का अर्थ है कि इस आंसर में क्या लिखना है, ये बताना है, ठीक है? कोई भी 5 आदमी जिसको समझ में आ गया हो, वो पहले वाले 5 नहीं, उनको छोड़कर वो हाथ ऊपर कर लो कि हमें समझ में आ गया, हम बता देते हैं। चेक करेंगे, टाइम लगाएंगे, ऐसे सीधे खड़े हो जाओ 5 आदमी जिसको समझ में आ गया कि हमें इस क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है। हाँ, वेरी गुड। एक और हो जाओ कोई। हाँ, क्या शांतनु, क्या समझ में आया बेटा? कमेंट का अर्थ होता है टिप्पणी करें। पहले कोई भी आंसर चेक करेंगे तो कीवर्ड चेक करेंगे, तो कीवर्ड है टिप्पणी करें, ठीक है? तो विचारात्मक सवाल हो गया या नहीं हुआ? ठीक है, विचार रखने 2 नंबर के हिसाब से मत जाओ, 2 तो मेरी मजबूरी है क्योंकि इन्होंने सीट ऐसी दी है, ठीक है? बाकी विचारात्मक सवाल है, तो टिप्पणी करने पर क्या होती है? कथन से सहमति या कथन से असहमति, एक डिसीजन लेना आपको। या तो आपको ये मानना है कि बहुत सारे राज्य बनाने से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा होता है, या ये मानना है कि राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा नहीं होता। पॉइंट क्लियर है? आया ना? समझ में आया यहां तक? अब इसमें बताना क्या है, अगला बताओ। हाँ लक्ष्मी। राष्ट्र पर यही बताना है, फिर से पढ़ ले। हाँ, तो राष्ट्र की सुरक्षा बतानी है कि बहुत सारे राज्यों का निर्माण बताना है कि प्रभाव बताना है? प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। हाँ, भौगोलिक राजनीतिक की सिर्फ सुरक्षा, सिर्फ सुरक्षा बतानी है ऐसा? नहीं, बहुत सारे राज्य बनाने से किस किस चीज पर इंपैक्ट पड़ेगा, क्या बताना है? तो इससे सुरक्षा कैसे प्रभावित हुई? नेतिका। हाँ, वेरी गुड। हाँ, पीछे। क्या पढ़ेंगे? प्रभाव। चलो वो लिखो अब, ठीक है, सारे लिखो। 5 मिनट का टाइम है, तुम 5 कंपटीशन में हो, ठीक है? बाकी लिखो सारे, चेक सबकी करूंगा। 5 मिनट का टाइम है, फटाफट लिखो। कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया ना सबको? अब आंसर लिखो।
हो गया क्या पांचों का? ले आगे ले हो गया तो। ये किसका है? वेरी गुड। बस इसमें एक कमी है, जैसे सारे गुण एक दिन में सीखोगे नहीं, इसलिए मैं कमी उस आधार पे नहीं बता रहा हूँ। लिखा है कि अनेक राज्यों का निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। टिप्पणी करनी है तो या तो पक्ष में जाओ या विपक्ष में जाओ। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, बचकर रहना है कि ज्यादा चांस है कि नेगेटिव इंपैक्ट ही होना है। तो एक नेगेटिव इंपैक्ट तो क्या होना है कि जब बहुत सारे राज्य होंगे तो क्षेत्रवाद बढ़ेगा। सही बात है। लोकल ऑटोनोमी बढ़ेगी, जम्मू कश्मीर जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। अलगाववाद की भावनाएं बढ़ेंगी, फीलिंग ऑफ सेपरेटलिज्म बढ़ेगा। ऐसा विशेष अधिकार देते जाएंगे तो अलग अलग होने की मांग वो भी रखेंगे, प्लस और राज्य भी मांग रखेंगे। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आना क्या होगी शुरू, क्योंकि ज्यादा राज्य होंगे तो संसाधनों का कभी भी बेहतर प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का अर्थ है कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब चीजें होंगी। इनका इंपैक्ट भी, जहां अपराध ज्यादा, ठीक है, वहां राष्ट्र, जहां विकास की कमी वहां अपराध ज्यादा होगा, और जहां अपराध होगा वहां सुरक्षा को चुनौती पहुंचेगी। क्लियर है? 2 नंबर में है, कोशिश करो अपन सब पॉइंटों को शामिल कर सके, 4-5 पॉइंट कम से कम शामिल कर सके। अब इसने लिखा अनेक राज्यों का निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इससे प्रत्येक क्षेत्र में अलगाववाद, क्षेत्रवाद की भावना बढ़ेगी। पहला पॉइंट एकदम सही है। राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रवाद के स्थान पर क्षेत्र विशेष को प्राथमिकता दी जाएगी। सेम बात आ गई, रिपीटेशन ऑफ लाइंस हो गई, इसी से बचना है या नहीं बचना। पहली लाइन और दूसरी लाइन का सेम है, लैंग्वेज चेंज है, कंक्लूजन सेम है ना। ठीक है, तथा परस्पर सहयोग के स्थान पर राज्यों में मतभेद बढ़ेंगे। वैलिड पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें 1-2 पॉइंट अपन और ऐड कर सकते थे, उनके चेक किए बाकी के, तो किसके अच्छे हैं? इससे अच्छा किसी का है? शांतनु का है क्या, दिखाओ। नैतिका के बाद किसका अच्छा है? हम्म, देखो, यही यही मेन प्रॉब्लम है, जैसे ज्यादा पढ़ लिए ना, इसका प्रभाव है ये। ठीक है, कि तय बात है, जैसे अभी ये बता रही थी ना, क्या नाम है इसका, मराठी नाम भूल जाता हूँ इसका, काजल। ठीक है, इसने क्या है कि इसको क्वेश्चन समझ में आ गया, बताना क्या है, फिर क्या करिए, भौगोलिक प्रभाव पड़ेगा, फलाना पड़ेगा, डिकटा पड़ेगा। कई बार क्या होता है, छूट होती है लिखने की। ठीक है, कि जैसे लिखा जाए कि अनेक राज्य बनाने से प्रभाव क्या पड़ेगा, तब ये सब वैलिड है। समझ में आया? तब जैसे ये बता रही थी वो बातें वैलिड है। अब अगले ने पूछा क्या सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट पहले देखा जाता है। ठीक है, तो अनेक राज्यों के निर्माण से राष्ट्र की सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, केंद्र राज्य विवाद बढ़ेंगे। ठीक है, इससे नेशनल सिक्योरिटी पे कंक्लूजन निकालना पड़ रहा है मुझे, कि फीलिंग ऑफ सेपरेटलिज्म होगी, अलगाववाद की भावना उत्पन्न होगी। ठीक है, क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होगी, ये मुझे निकालना पड़ रहा है। एग्जाम ये दे रही है, मैं चेक करने वाला हूं। समझ आ रहा है? मैं कंक्लूजन निकालने नहीं बैठूंगा, मैं जीरो निकालने बैठूंगा। तो पहला जीरो निकल आया, अंतर्राज्यीय विवाद बढ़ेंगे, दूसरा जीरो। ठीक है, क्षेत्रीय दंगे बढ़ेंगे, इसकी बजाय केवल क्षेत्रवाद लिख देती तो सब कुछ आ जाता। ठीक है, अखंडता एकता को खतरा उत्पन्न होगा। सही बात समझे? भावुक बातें हैं, नंबर पाने के लिए भावुक किया जा रहा है। अब क्या होगा, नवदीप मैडम ऐसे मजबूरी में देती तुमको आधा नंबर, कभी 1 नंबर, तो तुम्हें लगता है हमने सही किया है। सही मायने में तो नंबर यूपीएससी तो ये देगी। ठीक है, क्योंकि आप लिख रहे हो, इसका महत्व नहीं है।
आप जो हमने पूछा वो लिख रहे हो, उसका क्या है, महत्व है। आंसर नेतिका का अच्छा है, और उसके बाद आंसर जिसका अच्छा है वो है शांतनु का। अब फर्क क्या देखो क्या है दोनों के आंसर में, वो भी बता देता हूँ। दो के पढ़े हैं, एक ने क्या किया है, 2 नंबर के क्वेश्चन की वैल्यू समझी। दोनों में अंतर बताना पड़े ना मुझे, दो आंसर रखे तुम्हारे सामने, तो नेतिका के आंसर में और शांतनु के आंसर में सिर्फ माइनर सा मिस्टेक है। नेतिका ने 2 नंबर की वैल्यू समझी है। वैल्यू समझने का अर्थ है मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम कंटेंट, ठीक है। तो उसने क्या किया है कि 4 पॉइंट बताने की कोशिश की, 5वां रिपीट कर दिया मान लो। उसने पॉइंट 3 बताए हैं, पर उसने तीनों को एक्सप्लेन किया है कि क्षेत्रवाद क्यों बढ़ेगा, भाषावाद बढ़ेगा तो प्रभाव क्या पड़ेगा। इसकी वैल्यू आती है जहां आपको स्पेस मिले, वैल्यू मिले। इसी को अगर वो 5 नंबर में लिखता तो नेतिका से अच्छा आंसर किसका जाता, उसका। क्लियर है। 2 नंबर की वैल्यू कम है, वैल्यू कम होने का मतलब 2 नंबर में कम कंटेंट लिख सकते हो, तब आपकी मजबूरी है कि आप मुझे कंसाइज फॉर्म में लिखाओ, समरी के फॉर्म में बताओ कि कंक्लूजन आना क्या हो जाए शुरू। पहले पढ़ रहा है, हाँ या ना, वेरी गुड। चलो तीसरा लिखो, तीसरा या चौथा जो भी है। explain the regions explain the regions and procedure of state reorganization in the independent India. Explain the regions and procedure. Explain the regions and the procedure of state reorganization in independent India till 1956. till 1956 आजाद भारत में 1956 तक, आजाद भारत में 1956 तक राज्यों के पुनर्गठन के कारण और प्रक्रिया को स्पष्ट करें। राज्यों के पुनर्गठन के कारण और प्रक्रिया को स्पष्ट करें। ये कंटेंट टेस्ट है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कंटेंट क्या होगा इसके अंदर ये आपको मुझे बताना है। तो पहले आंसर लिखने से पहले 5 जने वो जो 10 पहले गए उनको छोड़कर, ठीक है, 5 कोई भी खड़े हो जाओ जो ऐसे लगे कि हम बता देंगे इसमें क्या कंटेंट लिखना है। कोई नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अरे हाँ या ना, नहीं आया तो पूछो, आया तो बताओ। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, किसको नहीं आया हाथ ऊपर करो, जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करो। मतलब सबको हाथ नीचे, सबको आया, अच्छा आधे आधे मतलब आधा आधा आया, हाँ दोनों खड़े हो जाओ। तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया ऐसा, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ तुम्हें क्या आया समझ में। खड़ा होना आसान है, ए फॉर एप्पल होता नहीं समझ में आया, पूछना आसान है ना। तुम्हें क्या समझ में आया तुम्हारे हिसाब से। बहुत सही सा उत्तर है, क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि 1956 तक आजाद भारत में, यानी 47 से 56 तक, जब भारत आजाद भारत बना तो राज्य बने, तो राज्य किस आधार पर बने, किस प्रक्रिया से बने, ठीक है, और क्यों बनाए गए, यही है। पढ़े हो एनसीईआरटी, पढ़े हो कंटेंट, पढ़े हो, बस समझाना है मुझे। आ गया समझ में, हाँ बैठो, तुझे आया, हाँ अब बाकी सबको आया समझ में। तो पहले मुझे कॉन्टेक्स्ट बताओ इस क्वेश्चन का कि कैसे लिखना है, इसमें क्या बताना है, ये कौन बताएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, मतलब कॉन्टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव, आंसर के पर्सपेक्टिव नहीं, आंसर तो बहुत इजी है, पर समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए पूछ रहा हूं कि किस दिशा में इसका आंसर लिखना कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो पहले, ऐसे नहीं, हाँ वेरी गुड, हाँ, खड़े हो जो बताएंगे, शाबाश। क्योंकि जो पहले कंटेंट कंटेक्स्ट ये सब बताएगा वही पहला सफलता की सीढ़ी है। 3 ही बताना चाहते हो, 4, वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं बताया उनमें से खड़े हो,
उनमें से नहीं है तो फिर जिन्होंने बता दिया उनमें से भी खड़े हो जाओ, एक जना और हो जाओ कोई। चलो। हाँ, प्रिया बताएगी पहले। हम्म। कंटेक्स्ट समझा मुझे कि मतलब मैं जब चेक करूं, मैं अनाड़ी हूं यूं मान ले, ठीक है। अब मुझे ये बता कि मैं चेक करूं तो इस क्वेश्चन में क्या चेक करूं। तू सोच तब तक। हाँ। 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 हम्म। 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 कारण मत बता, कारण बता, आंसर कैसे लिखेंगे लोग। बस हाँ, मुझे इतना समझा क्या बताना, बस थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। हम्म। हाँ। ये तो फिर आंसर बता रहा है तू। कॉन्टेक्स्ट बताना है बस। इस सवाल में तीन ही चीजें महत्वपूर्ण है। कितनी चीजें? तीन। पहली बात तो ये सवाल जरूर विचारात्मक लग रहा है, ठीक है, पर है नहीं। फैक्चुअल है, टेक्सुअल क्वेश्चन है। आपके विचारों का महत्व है कि एज इट इज कंटेंट का। एज इट इज कंटेंट, पहले तो वो कारण बताने हैं जिन कारणों से राज्य बने। क्लियर है। और फिर वो प्रक्रिया बतानी है जिस प्रक्रिया से बनाए गए। दो चीजें हैं, पर एक कंडीशन जहां विशाल चुक गया, जहां तुम सबको नहीं चुकना। 1956 तक ही, 56 के आगे नहीं। क्लियर है। यानी आजाद भारत में राज्य कैसे बनाए गए, ठीक है, क्यों बनाए गए, लेकिन 1956 तक ही। ठीक है, तो जैसे पीछे वाला मौका मार रहा था कि भाषा के आधार पर राज्य बना। आई बात समझ में? कितने बने, कौन सा एक्ट पास हुआ, कैसे पास हुआ, ये प्रक्रिया है। क्यों हुआ, वो कारण बताने हैं। यानी इस सवाल में सिर्फ दो चीजों की वैल्यू है। एक तो कंटेंट की, वो कंटेंट कौन सा, कि कारण क्या है राज्य बनाने के, ठीक है। और दूसरा कैसे बनाए गए। दो ही चीजें। बस शर्त है उसके ऊपर, एक क्लोज है। वो क्लोज ये है कि टिल 1956, आगे के नहीं बताने। बने तो जम्मू कश्मीर तक पुनर्गठन हुआ है, तुम तो 2024 तक पढ़े हो सपोज करो, तो वहां तक नहीं बताना, 1956 तक ही बताना है। यानी 14 राज्यों का पुनर्गठन हुआ, यहीं तक बताना है। ठीक है, समझ आए यहां तक? चलो अब आंसर लिखो। वेरी गुड। तो आंसर 5 नंबर का है। तो एक आंसर कितने पैराग्राफ में होगा? 2 पैराग्राफ में। पहला पैराग्राफ किसका होगा? कारण का। दूसरा किसका होगा? प्रक्रिया का, या पहले प्रक्रिया का, दूसरा कारण का। भाई बात समझ में? लिखो फटाफट। बहुत अच्छे बच्चे। चाय पिलाओ रे। चाय पिलाओ, चाय टाइम लगेगा अभी।
हो गया? जिनका हो गया दिखा दो फटाफट। जो 5 लोग थे वही आओ। हम्म, ज्यादा पढ़ने का साइड इफेक्ट। संवैधानिक प्रक्रिया पूछिए क्या? 56 तक राज्य बनने की। अगला आ जाए सपोज कर कि संवैधानिक प्रक्रिया स्पष्ट करो राज्य बनाने की, तब अमित लिखेगा प्रश्न नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 5 में स्थानांतरण किया जाए। देखो, पहले तो आंसर में एक एक से डेढ़ लाइन में अपन ने कहा था कि 5 नंबर का है तो बड़ा होता तो ज्यादा करते, ठीक है। एक डेढ़ लाइन में हम लोग क्या करते, इंट्रोडक्शन लिखते, ठीक है, कि आजाद भारत में राज्य 4 श्रेणी में थे, ठीक है, जो 1956 तक आते आते 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिए गए, ठीक है। आजाद भारत में राज्य बनाने के कारण निम्न रहे। पहला कारण भाषाई आधार पर राज्यों की मांग, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना का विकसित न होना, ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान रियासतों पर और ब्रिटिश भारत पर शासन की प्रणाली,
ये मूल कारण थे जिनकी वजह से अलगाववाद की भावना उत्पन्न हुई। और बने कैसे? आंध्र प्रदेश पहला राज्य जो हिंसात्मक मांग के दम पर राज्य बना भाषा के आधार पर। उसके बाद जो फैजल अली आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग है, उसकी स्थापना की गई। उसकी सिफारिश पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ। क्लियर है? बस इतनी सी सूचना देनी। आई बात समझ में? ठीक ठाक है। नेत्रपाल का भी अच्छा था और विशाल का भी अच्छा है। ठीक है, बस फर्क यही है, दोनों में से लगभग 19-20 का सा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, व्हाट अप्रोच वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया। व्हाट अप्रोच वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया। थके तो नहीं? व्हाट अप्रोच वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया टू मर्ज द प्रिंसली स्टेट। टू मर्ज द प्रिंसली स्टेट। भारत के द्वारा देशी रियासतों के विलय में, भारत के द्वारा देशी रियासतों के विलय में क्या दृष्टिकोण अपनाया गया? देशी रियासतों के विलय में क्या दृष्टिकोण अपनाया गया? कौन बताएगा? हाँ, क्या बताना है? कौन बताएगा? वेरी गुड। खड़े हो, जो बताना चाहते हो फटाफट खड़े हो जाओ। एक ही क्वेश्चन और है इनाम पाने का, बाकी खत्म। फिर अकेला चिंटू मौका मारना चाहता है? नेत्रपाल एक बार पा लिया, किसके लिए पाना चाहता है? वेरी गुड। नेत्रपाल की सोच अच्छी है। और वेरी गुड। बाकी सब ऐसे आए हो बेटा बैठने। और कोई? अरे यही तो बताना है कि क्या बताना है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बस क्वेश्चन समझाना मुझे, क्या आंसर क्या लिखना है, इसमें इतना क्या जोर खा रहे हो। वेरी गुड। बस क्या बताना है? ठीक है। हाँ, किस किस कारण से, किस प्रकार से? अच्छा, फिर दृष्टिकोण और प्रकार में तू सोच इसका उत्तर। हाँ, ऐसे कैसे लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे कि पहले प्यार से समझाया, फिर गुस्से से समझाया, फिर अमित सर ने समझाया। ठीक है। हाँ, हाँ जी, तेज बोल थोड़ा, इतना धीरे थोड़ी बोलता है तू। नहीं, अपन अलग अलग लिखेंगे कि अपन ओवरऑल लिखेंगे? ओवरऑल, वो ओवरऑल बता। हाँ, हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अब लिखो इस बार मैं अपनी, हाँ, ये रखी। हाँ, और चलो लिखो, 5 नंबर का है, मैं समझा देता हूँ। वेरी गुड। ठीक है, लगभग सब समझ में आया, आंसर तुमको सबको आता है। ठीक है, पता चल जाएगा। इस बार मैं अपनी चॉइस से चेक करूंगा किसी के भी, क्योंकि ये काफिला तो कभी उठेगा ही नहीं।
बर्बाद होने आए हो क्या? ठीक है। क्या करना है कि भारत ने देसी रियासतें मिलाई, तो देसी रियासतों को लेकर तीन सोच थी। एक ब्रिटेन की, क्लियर है, एक पाकिस्तान की, और एक भारत की। किसकी बतानी है? भारत की। हाथ जोड़कर विनती है। समझ में आया? तो ऐसे सारा मत बता देना, जैसे इसने मुझे प्यार से समझाया कि पहले प्रेम से समझाया फिर धमकी दी। ठीक है। तीन सोच थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस की प्रिंसली स्टेट्स को लेकर पॉलिसी। उसके बाद पाकिस्तान ने अपना पर्सपेक्टिव बताया कि हमारे साथ आओगे तो क्या मिलेगा, भारत के साथ जाओगे तो क्या मिलेगा। क्लियर है? ओवरऑल बताना है, ऐसे नहीं शुरू हो गए हैदराबाद प्यार से नहीं माना, कश्मीर को डराया धमकाया नहीं माना, भोपाल को कब्जे में लिया, त्रावणकोर को गोली मारी, ऐसे नहीं बताना। ठीक है। एग्जैक्ट ओवरऑल भारत का क्या पर्सपेक्टिव रहा, कभी ठंडा कभी नहीं। गैस अजीब सी आ रही है। ठीक है। तो भारत की पॉलिसी बतानी है सिर्फ, ना पाकिस्तान की बतानी है, ना ब्रिटिश भारत की। भारत ने क्या पॉलिसी अपनाई थी रियासतों को मिलाने के लिए, ये बताई थी। लिख डालो फटाफट, 5 मिनट में लिख डालो। है, ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है बेटा, इसके लिए तो क्या है, कोई एनआईए बुलानी पड़ेगी।
हाँ, वेरी गुड। वेरी गुड। इंग्लिश में है ना तेरी? हाँ, और कोई? चलो, कुछ लोगों ने आंसर अच्छा लिखा है ना। उनमें से एक तो मोहित शर्मा इस बार। ऐसा झटका कैसे? अमित ने भी ठीक ठाक लिखा है, हेमेंद्र ने भी अच्छा लिखा है। ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है, हम्म, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि देशी रियासतों को मिलाने के लिए भारत ने क्या दृष्टिकोण अपनाया। ठीक है, यानी भारत सरकार की पॉलिसी क्या थी, ये बताना है, या भारत सरकार ने क्या किया ये बताना है। पॉलिसी कैसी थी, क्लियर है? तो भारत सरकार, तीन तीन डिसीजन थे एक ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है, याद करके देखो। आइदर इंडिया, आइदर पाकिस्तान, और टू बी इंडिपेंडेंट, ये डिसाइड हुआ। पाकिस्तान के लिए क्या डिसाइड हुआ? मर्ज एट एनी कॉस्ट, किसी भी शर्त पर मिलो। ठीक है, ये उनकी सोच थी। हमें क्या लिखना है? हमें रियासतों को मिलाने के लिए राज्य आयोग का गठन किया गया। ठीक है, सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन की अहम भूमिका रही। और हमारी शर्त जो है त्रिस्तरीय बैठक के साथ, भारत का दृष्टिकोण था कि पहले भारत में आपका विलय होगा, फिर आप संविधान सभा का सदस्य बनेंगे। क्लियर कट है? और तीन चीजें आप न्यूनतम भारत सरकार को सौंपेंगे। पहला, सेना, विदेशी मामले, वित्त और संचार। ठीक है, ये चीजें आप किसको सौंपेंगे? भारत सरकार को। उसके बाद आपके साथ विशेष संबंध रखे जाएंगे। क्लियर है? बस इतना सा लिखना था। आई बात समझ में? दृष्टिकोण बताना है कि भारत सरकार ने किस अप्रोच से इनको मिलाया, रियासतों को क्या अप्रोच बताया। तो भारत सरकार ने रियासतों को स्पष्ट किया कि आपको इंडिया में आना है तो आपको संविधान सभा का सदस्य बनना होगा, विलय समझौता करना होगा, और ये चार चीजें भारत सरकार को सौंपनी होंगी। उसके बाद हम आपसे संबंध बनाएंगे। मिलने की प्रक्रिया तीन स्तरीय बैठक होगी, जिसमें तीन नेताओं की अहम भूमिका रही, एक आयोग का गठन हुआ। ठीक है, इतना बता देते सब कुछ आ जाता। अब आपने बताया तो है, पर इसका अर्थ क्या है समझो। कई बता रहे हैं पहली बैठक इसके साथ हुई, दूसरी इसके साथ, तीसरी इसके साथ। बैठक बैठक कराई, दृष्टिकोण गायब हो गया। कई कह रहे हैं चार चीजें सौंप दो, बाकी छोड़ दो। ठीक है, कई लिखा, कईयों ने तो लिखा आंतरिक स्वायत्तता दे दी। किसको दे दी? रियासतों को दी क्या अपन ने? मजबूरी में 565 रियासतें, खुद ही लिख रहे हो आंकड़े में। ठीक है, तीन को हमने चर्चाएं कर कर दी है मजबूरी में। तो क्या तीन रियासतों के हिसाब से दृष्टिकोण बनेगा? क्लियर है? एक मैंने पढ़ाते समय भावुकता में बातें बताई कि ट्रावनकोर के दीवान पर हमला हुआ, तुमने करा डाला। ठीक है, एक ने लिखा अलगाववाद के जरिए मिलाया।
ठीक है, ऐसा लिखते हैं क्या? भारत सरकार को चुनौती दे रहे हो। एक ने लिखा राजनीतिक षड्यंत्र और डरा धमका कर मिलाया। ठीक है, शर्म करो थोड़ी बहुत तो। ठीक है, पहले पढ़ा। चलो वेरी गुड। एक आखिरी क्वेश्चन, बहुत बड़ा। ठीक है, कम से कम 100 शब्दों में लिख लोगे। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया केम विथ मेजर पॉलिटिकल इश्यूज। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया केम विथ मेजर पॉलिटिकल इश्यूज। थके तो नहीं? हाँ, शाम के 70 की छूट कर देंगे। ठीक है, 5 बज जाए आज, पूरा पढ़कर ही जाना। मजा आ रहा है? हाँ ठीक। प्रसाद मिलेगा अच्छे लोगों को। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया केम विथ मर्जर पॉलिटिकल इश्यूज, विद मेजर पॉलिटिकल इश्यूज, सॉरी। एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट। भारत की आजादी, भारत की आजादी राजनीतिक मुद्दों के साथ मिली। भारत की आजादी, ऐसे लिख रहे हैं, भारत की आजादी अनेक राजनीतिक मुद्दों के साथ जन्म लेती है। कथन के संदर्भ में व्याख्या करें। कथन के संदर्भ में व्याख्या करें। ये एक सेशन का पूरा हो गया ना। अब सेशन 2 निकालो। छठा क्वेश्चन था ना ये। अब सेशन 2 निकालो इसके आगे। उसमें पहला क्वेश्चन लिखो, व्हाट वर रीजन्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। व्हाट वर रीजन्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत के विभाजन के क्या कारण थे? भारत के विभाजन के क्या कारण थे? व्हाट वर रीजन्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। दूसरा लिखो, व्हाट वर इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। व्हाट वर इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत के विभाजन के क्या प्रभाव रहे? व्हाट वर इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत के विभाजन के क्या प्रभाव रहे? व्हाट वर रिजल्ट्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। तीसरा, व्हाट वर रिजल्ट्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत के विभाजन के क्या परिणाम रहे? क्वेश्चन ही सेम सेम लग रहे हैं, आंसर सब अलग अलग है। आज तुम्हारा तभी पता चलेगा कितने इंटेलिजेंट हो। व्हाट वर रिजल्ट्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। 3 हो गए ना। चौथा लिखो, इज पार्टीशन ऑफ इंडिया इंपैक्टेड रिलीजियस हार्मोनी। इज पार्टीशन ऑफ इंडिया इंपैक्टेड रिलीजियस हार्मोनी। क्या भारत के विभाजन ने धार्मिक सौहार्द को प्रभावित किया? टिप्पणी करें, कमेंट। इज पार्टीशन ऑफ इंडिया इंपैक्टेड रिलीजियस हार्मोनी। क्या भारत के विभाजन ने धार्मिक सौहार्द को प्रभावित किया? टिप्पणी करें। 4 हो गए ना। पांचवा लिखो, भारत का 2 राष्ट्र में विभाजन धार्मिक विलय का परिणाम था। चर्चा करें।
धार्मिक विखंडन का यह परिणाम था, चर्चा करें। पार्टीशन ऑफ इंडिया into two nations was result of religious disintegration, was result of religious disintegration, डिस्कस, चर्चा करें। 5 हो गए ना, छठा लिखो। पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज वेल प्लान्ड, क्रिटिकली इवेल्युएट। पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज वेल प्लान्ड, क्रिटिकली इवेल्युएट। भारत का विभाजन सुव्यवस्थित तरीके से किया गया, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। थके नहीं हो ना? थक गए? पहले तो पहले वाले का 6 का करो, छठा क्वेश्चन है ना, वो मुझे बताओ। आंसर बाद में लिख देना, पहले उस आंसर में क्या लिखना है ये मुझे बता दो, ठीक है, ताकि मैं ब्रेक लूँ, मैं थक गया, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लो, 6 के 6 क्वेश्चन यही सोल्व करो बैठ के, ठीक है। फिर शाम की क्लास नहीं आज, यही बात समझ में। इन 6 के 6 को यही आंसर करो, सामने सीट रखो, जो सीट दी है, कारण बताने में क्या लिखा वो लिखो, टॉपिक पढ़ा हुआ है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है। ये कंपटीशन है, इस बार इस टेस्ट के आधार पर ही पता करेंगे कि इम्पैक्ट राइटिंग प्लेयर कौन है, ठीक है। तो पहले ये जो छठे नंबर का क्वेश्चन है ये मुझे बताओ फटाफट। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया केम विथ मेजर पॉलिटिकल इश्यूज, क्या बताना है इसके अंदर, कौन बताएगा? हाथ ऊपर कर लो। क्या बताना है ये भी बता दो और कंटेंट भी बता दो, जो बताएगा। फिर जो विजेता उनको मैं नाम बोल दूं। कोई नहीं बताएगा? मैं बताऊंगा तो सब मैं ले जाऊंगा। हम्म। 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 जनसंख्या विस्फोट राजनीतिक समस्या है। फिर एनसीईआरटी के नोट्स क्यों लिखते हो, क्यों मुझे मेहनत करा रहे हो? उस प्लेन में जो 5 सीटें खाली थी वो तुम्हारे लिए तो थी, तो गलत लोग बैठ गए उसमें। तुम्हारा तुमने प्लेन नहीं देखी ना जिंदगी में, किसी ने नहीं देखी ना, तो तुम्हें दिखाने की जरूरत है। बिना पायलट वाली प्लेन में बिठाऊंगा। हाँ। हाँ, वेरी गुड। यहाँ तक शांतनु के बराबर हुआ तू। वो मुद्दे कौन कौन से हैं बस वो बता दो। हम्म। तो राष्ट्र का एकीकरण, ऐसे ऐसे मत बोलो गावड़ों की तरह, पढ़ाया है ना। तो एक मुद्दा तो क्या था, राष्ट्र का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ नेशन था, ऐसा आया ना, जिसमें राष्ट्रवाद हो गया, राष्ट्र का प्रशासनिक तंत्र हो गया, सरकार की प्रणाली हो गया, ऐसा था, ऐसा लिखाया है, पढ़ाया ना। हाँ, दूसरा, लोकतंत्र, नहीं नहीं, पहले पहले लोकतंत्र को, इससे पहले लोकतंत्र थोड़ी था। जैसे तुम लाइनें, एग्जाम चेक करने वाला पकड़ता है, कुछ ने लिखा अभी थोड़ी देर पहले कि आजादी से पहले भारत धर्म निरपेक्ष था, ठीक है, आत्मा बैठ गई मेरी वही, ठीक है, कि तुमको क्यों पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आजादी से पहले हम कहाँ धर्म निरपेक्ष थे,
हमारा धर्म जाति कुछ लेना देना ही नहीं था, हम तो सिर्फ ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे। ठीक है। देश में सांप्रदायिकता की भावना ही कौन भर के गया? ब्रिटिश। कम्युनल वोट किस पर हुए? ब्रिटिश सरकार में। हुए कि नहीं? हिस्ट्री पढ़े हो ना? तो सांप्रदायिक मतदान कहाँ हुए? ब्रिटिश सरकार में। तुम कह रहे हो ब्रिटिश भारत में हम धर्मनिरपेक्ष थे। वेरी गुड। ठीक है, सोच कर देखो क्या बोलते हो, है ना? हाँ, तो नए लोकतंत्र का नहीं, पहले लोकतंत्र का। तो लोकतांत्रिक सरकार बनाना, उसको स्थापित करना, दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है। तीसरा क्या था? ये क्या होता है मैं बताता हूँ। सिर्फ क्लास में पढ़ने का परिणाम है ये, घर जाकर न पढ़ने का परिणाम है ये। यहाँ जितना सुना सब याद है तुमको, पर मिक्स हो गया। अधिकार, कल्याण, विकास, पिछड़ों का विकास, सब मिक्स हो गया ना। अब थोड़ा थोड़ा याद है कि हाँ सर विकास की बात कर रहे थे। ठीक है। तो ये राजनीतिक समस्याएं थी, राज्यों का पुनर्गठन राजनीतिक समस्या थी। ठीक है। ऐसा था कि नहीं? तत्कालीन समस्या के रूप में उभरा, तो वो सब एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अच्छा है, प्रयास अच्छा है औरों की तुलना में। ठीक है, दोनों का। चलो